वनरेबल QE, वनरेबल बाय, तुम लोग दाहिने हिस्से से दुश्मन को रोको। एल्डर QE, सिस्टर जू, तुम लोग बाएं हिस्से की जिम्मेदारी लो। एल्डर ली, तुम बाकी इथीरियल स्टेज वाले एक्सपर्ट्स को लेकर बीच से एक रास्ता बनाओ और बाकी के डिसाइपल लोग फ्लाइंग टाइगर आर्मी के साथ जाकर सीधा कत्लेआम करो, उनका खजाना छीन लो और उनके रीइंफोर्समेंट काट दो। जैसे ही आर्मी आई, लुओ युनहाई ने बिना वक्त गवाए फौरन आदेश देने शुरू कर दिए, जैसे कोई असली सेनापति हो। सारे लोग जोश में दहाड़े मारकर निकल पड़े आदेश पूरा करने। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पुराने एल्डर लोग तो अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे और डीमन स्कीमिंग सेक्ट का दल उन पर जानलेवा हमला कर चुका था। अब उन्हें मजबूरी में रिएक्ट करना पड़ा। मगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोगों को लुओ युनहाई ने पहले से ही फॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी सिखा रखी थी। उनके अटैक का तरीका देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट वाले डर गए, क्योंकि वो पूरी तरह तैयार नहीं थे। असल में एक एक की लड़ाई में कमांडर की कोई खास वैल्यू नहीं होती, मगर ग्रुप फाइट में उसका स्ट्रैटेजी और बैटलफील्ड की समझ ही उसे खास बनाती है। बस एक पल में ही मैदान पर वही स्ट्रैटेजी दिखने लगी जो लुओ युनहाई और झुओ फान ने पहले से प्लान कर रखी थी। ऊंचाई वाली जगह हथिया ली थी उन्होंने। हालांकि उनके चारों ओर सैकड़ों एल्डर्स थे, फिर भी अब दाहिना और बायां हिस्सा साफ हो चुका था। बीच में एल्डर ली की टीम आराम से रास्ता बना रही थी। तब लुओ युनहाई ने फ्लाइंग टाइगर आर्मी, रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन वाले डिसाइपल्स को लेकर सीधा आगे बढ़ना शुरू किया। वो इथीरियल स्टेज वालों की लड़ाई से दूर रहे ताकि बिना वजह नुकसान न हो। उनका टारगेट क्या था? मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स। उनको मारना और ट्रेजरी के हथियार और पिल्स छीन लेना ताकि दुश्मन के बैकअप को ही खत्म कर दिया जाए। हालांकि रीइंफोर्समेंट पास ही था, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेजरी पर वार देखकर इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स का हौसला डगमगा गया। लड़ने की चाह खत्म सी हो गई। झुओ फान ने सिर हिलाया। युनहाई तो अब सच में कमाल का बनता जा रहा है। इथीरियल स्टेज वालों को भी बेधड़क आदेश देता है, बिल्कुल मेरी तरह जब मैं जवान था। लुओ क्लान भी आया है। चू किंगचेंग कुछ चेहरों को पहचान कर चौंक गई। झुओ फान ने हंसते हुए कहा, हाँ, सुनते ही कि ग्रेट स्टुअर्ट झुओ की बीवी को पकड़ लिया गया है, सब दौड़े आए मेरी मदद करने। हाँ हाँ हाँ, देखा, इतने साल हो गए लुओ क्लान छोड़े, मगर अब भी मुझे इज्जत देते हैं। वो आंखें घुमाकर रह गई। हान कियानेंग हैरानी से बोली, मगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट का क्या? तुमने सेक्ट लीडर को कैसे मना लिया इतनी पावर देने के लिए? वो उसी सेक्ट में पली बढ़ी थी, उसे उनकी ताकत का अंदाजा था। लेकिन झुओ फान के लिए सेक्ट का सब कुछ दांव पर लगा देना उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या झुओ फान सच में सेक्ट से भी ज्यादा जरूरी है? झुओ फान और कोई लांग एक दूसरे को देखकर हंसे। वो बात बाद में करेंगे, अभी तो पहले जो शुरू किया है उसे खत्म करना है। झुओ फान की आंखों में चमक थी और वो सेक्ट लीडर जुआन को घूरने लगा। मुस्कुराकर चिल्लाया, सेक्ट लीडर जुआन, लगता है मेरी प्लानिंग अब हकीकत बनने ही वाली है। हा हा हा। सेक्ट लीडर जुआन का चेहरा टेढ़ा हो गया। उसने बैटलफील्ड को देखा और डर गया, गुस्से में कांपने लगा। झुओ फान का ये अचानक हमला उसकी कल्पना से बाहर था और डर तो इतना था कि अब पैनिक भी होने लगा था। लेकिन वो एक सेक्ट लीडर था। गहरी सांसें ली और खुद को संभाला। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग, लड़ो, दुश्मनों को पीछे धकेलो, घंटा बजाओ, आग टिल्डे। मेन हॉल से थोड़ी दूर पर चिल्लाहटें आईं और वहां आग लग चुकी थी। सेक्ट लीडर जुआन चिल्लाया, वो तो ट्रेजरी है, हमारे हथियार और सप्लाई सब लुट रहे हैं। हरामखोर, इन्हें पहले से सब पता था, तभी तो लड़ाई शुरू की थी। पास खड़े लंबे दाढ़ी वाले वनरेबल ने गालियां दी, मगर इन बाहरी लोगों को हमारे खजाने का पता कैसे चला? किसने बताया? यहाँ आपकी कहानी है। सेक्ट लीडर जुआन ने दांत पीसते हुए एक लड़की को खून भरी आंखों से देखा। दानर, तू कमीनी गद्दार निकली। तूने सब कुछ दुश्मनों को बता दिया। मिस्टिकल हेवन सेक्ट का कोई भविष्य नहीं छोड़ा तूने। अगर पहले पता होता तो तुझे अपनाता ही नहीं। हुफ। दानर डरते हुए चू किंगचेंग के पीछे छुप गई, मगर जल्दी ही डर छोड़कर नाक चढ़ाकर बोली, मास्टर, आपने मुझे अपनाया भी तो अपने मतलब से ही। अब ये भलाई का नाटक बंद करो। जैसा झुओ फैन ने कहा था, हर कोई अपने फायदे के लिए ही चलता है। आप हमारी जान लेना चाहते हैं और मैं चुपचाप दे दूं? बिल्कुल नहीं। सेक्ट लीडर जुआन कांपता हुआ चिल्लाया, हरामजादी गद्दार, उस डीमन ने तुझे बेवकूफ बना दिया। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने एक लंबा स्पीयर सोल छोड़ा दानर की तरफ। आग। दानर फिर से चू किंगचेंग के पीछे छुप गई। तभी एक और बार जोर से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और झुओ फैन का ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग आगे आया। उसने अपनी पूंछ घुमाकर उस स्पीयर को पीछे फेंक दिया। इतनी जबरदस्त टक्कर से आसपास के एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स तक उड़ गए और वो स्पीयर भी बेकार हो गया। हाँ, स्कारलेट ड्रैगन किंग की पूंछ पर से एक स्केल टूट गया था। दोनों बराबरी पर रहे। झुओ फैन ड्रैगन पर चलते हुए बोला, सेक्ट लीडर श्वान, वो लड़की मेरी बीवी की बहन है, मतलब मेरी भी बहन हुई। तू मुझसे इतना नीचे सोचता है कि उसे मारने की सोच ली?
सेक्ट लीडर जुआन दांत पीसते हुए चिल्लाया, जुओ फैन, तू सबको लेकर मेरे सेक्ट को बर्बाद करने आया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू ऐसे कह रहा है जैसे अकेले आता तो तू छोड़ देता, दोगले कहीं के। जुओ फैन ने हंसते हुए ताना मारा। आज मैंने 3 कसम खाई हैं। पहली, अपनी बीवी का 10 साल पुराना सवाल हल करना। दूसरी, उसे इस जगह से वापस ले जाना जहां उसने मेरे लिए खुद को कैद किया। और तीसरी, जुओ फैन की आंखों में खून की प्यास चमकी, जो भी मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाएगा उसे खत्म करना। इसलिए तेरी मौत तय है। जुओ फैन गरजा और स्कारलेट ड्रैगन सीधे सेक्ट लीडर श्वान पर टूट पड़ा। वो भी दांत पीसते हुए भिड़ गया। लंबा स्पेयर और भारी स्कारलेट ड्रैगन की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाकी की लड़ाइयां बच्चों का खेल लगने लगी। सभी इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स पीछे हट गए। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पुराने एल्डर पहली बार जुओ फैन की सोल देख रहे थे और वो दंग रह गए। ये लड़ाई डिसाइपल और सेक्ट लीडर की नहीं थी, ये थी 2 सेक्ट लीडर की टक्कर। सभी एल्डर और वेनरेबल गहरी सांस लेकर सिर हिलाने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे जुओ फैन खुद एक सेक्ट लीडर बन गया हो। सेक्ट लीडर, हम आपकी मदद करेंगे, 2 वेनरेबल चिल्लाए। मगर तभी एक काली परछाई उनके सामने आ गई, ली जिंगशन। उसने ठंडी नजरों से देखा। माफ करना, मगर स्टीवर्ट जुओ की लड़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब तुम लोग मुझसे लड़ोगे। दोनों ने हंसते हुए कहा, तू तो सिर्फ 6th लेयर में है और हम दोनों 7th लेयर इथीरियल स्टेज में। तू अकेले हमें रोकेगा? बेवकूफ। हा हा हा, मूर्ख हो तुम लोग। हम स्टीवर्ट जुओ के लोग हैं। हमारी कल्टीवेशन आम नहीं हो सकती। केवल लोकल वाले कल्टीवेटर ही ऐसा सोचते हैं। वो गुस्से में गरजे, अब देख लेना मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डबल एक्स एक्सटर्मिनेटर्स की ताकत। दोनों के पीछे बड़ी सी एक्स और बैटल एक्स सोल प्रकट हुई। इतनी ताकत की हवा तक फटने लगी। हमारी डबल एक्स सोल पूरे वेस्टर्न लैंड में मशहूर है। कोई भी सोल हो, इसमें छेद हो ही जाएगा। तेरी मौत तय है। तुम्हें मायूसी ही मिलेगी। ली जिंगशन की आंखों में चमक आई और अचानक उससे एक खौफनाक ऑरा निकली। सोल वेरिएंट नेक्रो ड्रैगन क्लॉज। गर्जना। एक जोरदार दहाड़ के साथ काला ड्रैगन ली जिंगशन के ऊपर छा गया। उसके दोनों पंजों से निकली शक्ति ने एक्सिस को पकड़ लिया। वो हंसे, बेवकूफ, ये हेवनली ड्रैगन सोल नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। उग। चटाक। दोनों कांप गए और आंखें फैलाकर मर गए। उनकी एक्सिस भी टूटकर बिखर गईं। ली जिंगशन के क्लॉज पर हल्की सी काली चमक थी। मैं न तो हेवन और न ही अर्थ ड्रैगन सोल हूं, मगर कुछ घमंडी मूर्खों से हार मानने वाला भी नहीं हूं। उसकी आंखों में चमक थी और वो चलता बना, जबकि आसपास के एल्डर हक्के बक्के रह गए। क्या ये वाकई सेक्युलर वर्ल्ड से आया था? अगर जुओ फैन से जुड़ा है तो कुछ तो खास है। उन नालायक लॉन्डो को खजाने तक पहुंचने से रोको। लुओ युनहाई की अगुवाई में फ्लाइंग टाइगर आर्मी और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स फटाफट इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की लड़ाई से अलग हो गए और सीधा मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सबसे अहम हिस्सों की तरफ टूट पड़े। सेक्ट लीडर श्वान ही नहीं, और भी कई एल्डर लोग इस चाल को समझ गए और चिंता में पड़ गए। जैसे ही एक आदमी ने चिल्लाया, बहुत सारे कल्टीवेटर्स अपने अपने ओपोनेंट से निकलकर सीधे लुओ युनहाई के पीछे दौड़ पड़े। पीछे से जबरदस्त दबाव आ गया। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर लोगों ने भले ही ज्यादातर को रोक लिया, लेकिन फिर भी 6 लोग बचकर निकल आए। इतनी जबरदस्त ऑरा के नीचे लुओ युनहाई की भौं सिकुड़ गई, सिर में झुरझुरी होने लगी, क्योंकि उनके पास जो डिसाइपल्स थे वो सब रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन वाले थे। इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट से भिड़ना तो सीधा मौत को न्योता देना था। चाहे हजारों लोग भी हों, उनका कच्चा चबा लिया जाता। उनके पास इतना डिवाइन सेंस ही नहीं था कि वो इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स की सोल को रोक सके। वो तो घास की तरह कट जाते। उश! अचानक 2 जानी पहचानी आकृतियां लुओ युनहाई के पास आ गईं। यूअर और कुई गैंग दोनों चिंतित थे। जल्दी से कुई गैंग बोला, लुओ क्लैन हेड, अब क्या करें? मास्टर ने कहा था कि आपकी हर बात माननी है। लुओ युनहाई चौंक गया। तुम लोग ब्रदर जुओ के डिसाइपल हो? उसने डिसाइपल्स बनाए भी? वो तो कभी किसी को डिसाइपल मानता ही नहीं था। एल्डर यान तक को सिर्फ स्किल्स सिखाए थे, डिसाइपल नहीं माना था। तुम लोग। थोड़ा हिल गया। वो सुनते ही फिर सिर हिलाया, समझ गया। तभी तो ब्रदर जुओ ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हजारों डिसाइपल्स में से तुम दोनों को यहाँ भेजा। तुम अपने ही हो। कोई गैंग ने सिर हिलाया। हाँ, मास्टर ने कहा था कि हम उसकी हर बात मानते हैं। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स बाहर वालों की बात नहीं मानते, इसलिए मास्टर ने हमें भेजा ताकि सब तुम्हारा कहा माने। हम भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट से हैं, तो बाकी डिसाइपल्स हम पर भरोसा करते हैं। जो भी आदेश हो हमें बताओ, हम सबको फॉलो करवाएंगे। लुओ युनहाई ने तुरंत कहा, तो फिर सबको लेकर खजाने पर हमला कर दो। और फिर वो पीछे उड़ गया। चौंक कर कोई गैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, हम खजाने पर हमला कर रहे हैं, पर तुम कहाँ जा रहे हो? लुओ युनहाई बोला, मैं पीछे से आने वाले इथीरियल स्टेज के लोगों को रोकूंगा ताकि तुम्हें वक्त मिल सके। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए। कोई गैंग ने उसे और कसकर पकड़ लिया। घबरा गया, ये तो पक्की मौत है। वो इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे जितने लोग हों सब मर जाएंगे। लुओ युनहाई हंस पड़ा, तो क्या? मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही बैटलफील्ड पर मौत से नहीं डरता। अगर इसी से हम अपना मकसद हासिल कर लें तो मैं तैयार हूँ।
कोई गैंग कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर दांत भींचकर बोला, मास्टर ने कहा है कि आपकी हर बात माननी है। आप कमांडर हैं तो हम कैसे आपको खतरे में जाने दें? मैं जाऊंगा। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स, ध्यान से सुनो। पा उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लुओ युनहाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और रोक दिया। तुम ब्रदर झुओ के डिसाइपल हो और लुओ क्लैन के रहते हम तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकते हैं? ब्रदर झुओ ने मुझे खास तौर पर कहा है कि इस जंग में तुम दोनों को सुरक्षित रखना है। बाद में वो तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देने वाला है। लेकिन आप, कोई गैंग की आंखें भर आईं। लुओ युनहाई ने हाथ उठाया। ये लुओ क्लैन की परंपरा है, न्याय और वफादारी की, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं क्लैन हेड हूँ, मुझे इसे निभाना ही होगा। ब्रदर झुओ ने हमारे लिए जो किया है, उसके डिसाइपल्स को मैं कभी खतरे में नहीं डाल सकता। और तुमने खुद कहा, मास्टर ने तुम्हें मेरी बात मानने को कहा है, तो फिर मेरे आदेश मानो। लुओ युनहाई ने अपनी आस्तीन झटक कर खुद को छुड़ाया और सीधा पीछे उड़ गया उन 6 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की तरफ। फ्लाइंग टाइगर आर्मी, मेरे साथ। डिवाइन सेंस को एक जगह केंद्रित करो, फॉर्मेशन तोड़ो। यस। फ्लाइंग टाइगर आर्मी फौरन एकजुट हो गया और लुओ युनहाई के साथ दुश्मनों की ओर बढ़ गया। सब जानते थे कि उनका अंजाम क्या होने वाला है, पर एक सिपाही के लिए जान से ज्यादा जरूरी होता है आदेश का पालन करना। यही था लुओ क्लैन का तरीका। जुओ फैन की बेखौफ फितरत, दुगो आर्मी के सख्त अनुशासन और लुओ क्लैन की न्यायप्रियता मिलकर इस सेना को बेहद खास बना देती थी। ये निडर और बहादुर आर्मी देखकर कुई गैंग और यूअर दंग रह गए। फिर धीमे से बोले, अब समझ आया कि मास्टर क्यों बार बार वापस लौटना चाहता था। ये क्लैन वाकई उसे अपना मानता है। सिर्फ एक डिसाइपल की जिंदगी बचाने के लिए क्लैन हेड अपनी जान देने को तैयार है। ये पागलपन है या फिर सच्चा न्याय? कोई गैंग हंस पड़ा। सोच नहीं सकता था कि एक डेविल कल्टिवेटर का घर सबसे राइचस निकलेगा। लेकिन ये क्लैन बाकी राइचस सेक्ट्स की तरह घमंडी नहीं है। यूअर चलो। वो यूअर का हाथ पकड़कर ट्रेजरी की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन देखा कि यूअर अब भी लुओ युनहाई को ही देख रही थी। यूअर की आंखों में नमी थी। कोई गैंग, तुम लुओ क्लैन हेड का कहा मानो, मुझे कुछ और करना है। वो बोलते ही तेजी से लुओ युनहाई की ओर उड़ गई, जिससे कोई गैंग वहीं रह गया, मुंह ताकते। दांत भींचकर वो चिल्लाया, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स, मेरे साथ चलो। खजाने तक पहुंचना है। लुओ क्लैन हेड की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देनी है। यस। सारे डिसाइपल्स ने जोर से दहाड़ा। लुओ युनहाई की तरफ देखा। उसकी कुर्बानी से सबका दिल भर गया और सब अपने अपने काम में जुट गए। पीछे लुओ युनहाई ने अपने 700,000 फ्लाइंग टाइगर आर्मी लेकर एक ढाल बना दी ताकि बाकियों की पीठ बच सके। उन्हें मालूम था कि इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को वो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उनका निडर हौसला बाकी सबको हिम्मत दे रहा था। अब समझ आया कि स्टुअर्ट झुओ आखिर लुओ क्लैन से ही क्यों निकले। ये सारे लोग कमाल के हैं। वुश! अब वो 6 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स आर्मी के ऊपर आ चुके थे। लुओ युनहाई दहाड़ा, चार्ज करो। फ्लाइंग टाइगर आर्मी ने बिना कोई सवाल किए आगे बढ़ने का आदेश मान लिया। हे, अंधे मूर्ख! रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन कल्टिवेटर्स हमारे रास्ते में आए हैं। उन्होंने हंसते हुए मजाक उड़ाया। एक लंबी दाढ़ी वाले एल्डर ने अपनी उंगली हिलाई और 100 मीटर लंबी एक बिजली की तीर की तरह चमकते हुए हमला किया। सोल वेरिएंट हेवन ब्रेकिंग एरो। हु! एक ऐसा दबाव उतरा जैसे मौत खुद आर्मी पर झपट रही हो। सांस लेना तक मुश्किल, दिमाग में दर्द। फिर भी लुओ युनहाई चिल्लाया, अपना डिवाइन सेंस सामने केंद्रित करो। हम हैं 1 लाख लोग। यस। फिर एक बार जोरदार आवाज आई और एक तेज हवा के साथ डिवाइन सेंस एक दीवार की तरह सामने इकट्ठा हो गया। वो दिव्य शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन वो दाढ़ी वाला एल्डर हंस पड़ा। रेडियंट स्टेज की डिवाइन सेंस इथीरियल स्टेज की सोल का सामना नहीं कर सकती। क्वांटिटी कभी क्वालिटी से नहीं जीत सकती। मूर्ख लोग, मरने को तैयार हो जाओ। बाकी 5 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स भी हंस रहे थे। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, वो इन चींटियों की मौत देखना चाहते थे। उश! एक जोरदार बिजली कड़कती हुई डिवाइन सेंस की दीवार से टकराई और बिना रुके उसे तोड़ती चली गई, सीधे आर्मी की तरफ बढ़ती हुई। सारे सैनिकों के मुंह से खून निकल पड़ा, सिर फटने जैसा दर्द। प्रोफाउंड हेवन वाले तो सीधे मर गए, आंखों से जान चली गई और बस शरीर जमीन पर गिर गया। हजारों सैनिक उस एक तीर से मर गए। लुओ युनहाई हर एक मौत के साथ अंदर से टूटता जा रहा था। फ्लाइंग टाइगर आर्मी जुओ फैन ने खुद वॉर पपेट्स की तरह तैयार की थी। असल में ये लोग इंसान नहीं थे, बस डिवाइन सेंस वाले सैनिक थे। लेकिन लुओ युनहाई ने इनके साथ सालों बिताए थे, इन्हें अपना भाई माना था। इतनों को मरते देखना उसकी आत्मा को चीर गया, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि ये लुओ क्लैन की युद्ध शैली थी। शहीदों को याद करना जंग के बाद होता है। अभी तो एक ही काम है, चार्ज करो। बिजली का वो तीर अब भी रुका नहीं था, जैसे साबित करना चाहता हो कि उनकी सारी मेहनत बेकार है। ये सब पागलपन है। इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स पहले हंस रहे थे, पर अब उनके चेहरे बदल गए। लुओ युनहाई और उसके सैनिकों के चेहरे अब भी वैसे ही थे, सख्त और निडर, जैसे डर उन्हें छू तक नहीं सकता। अब वो 6 एक्सपर्ट्स भी थोड़े हैरान थे। कब से किसी में इतनी हिम्मत देखी थी, पर फिर भी मरना तो पड़ेगा।
दाढ़ी वाले एल्डर की आंखों में खून उतर आया और उसने अपनी उंगली से तीर को और तेजी से लुओ युनहाई की ओर भेजा। अब तीर उसके सामने था। जलती हुई बिजली की इतनी ताकत थी कि बिना छुए ही शरीर जलने लगा।